जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि आज की ये क्लास एसएससी एमटीएस 2022 की मैराथन क्लास होने वाली है बायोलॉजी की। यानी ये बायोलॉजी के वो सभी प्रश्न हैं जो आपके एसएससी एमटीएस 2022 में पूछे गए थे। और ये बायोलॉजी के प्रश्न आपके एमटीएस के लिए या कोई भी एसएससी का एग्ज़ाम हो उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो कृपया वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप करके नहीं जाना है। इसमें लगभग 90 क्वेश्चन हैं और ये बायोलॉजी के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो शुरू से लेकर अंत तक वीडियो तक बने रहिए। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन लिखा, परमाणु झिल्ली के साथ सुव्यवस्थित केंद्रक वाली कोशिकाओं को फिर ब्लैंक दिया के रूप में नामित किया जाता है। कहने का मतलब कह रहा है परमाणु झिल्ली के साथ सुव्यवस्थित केंद्रक वाली कोशिकाओं को फिर ब्लैंक दिया के रूप में नामित किया जाता है। उनको क्या नाम दिया जाता है? पहला लिखा है गाल की कोशिकाएं, फिर लिखा है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, फिर लिखा है यूकैरियोटिक कोशिकाएं और फिर लिखा है ऑटोकैरियोटिक कोशिकाएं। तो इसका ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, यानी यूकैरियोटिक कोशिकाएं। कहने का मतलब ये परमाणु झिल्ली के साथ सुव्यवस्थित केंद्रक वाली कोशिकाओं को यूकैरियोटिक कोशिकाओं के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है कि कवक निम्नलिखित में से किस वस्तु पर उग सकता है? पहला ऑप्शन लिखा है रोटी, इस पर उग सकता है, बिल्कुल बात सही। दूसरा लिखा है अचार, इस पर भी उग सकता है। फिर लिखा है चमड़ा, इस पर भी उग सकता है। और फिर लिखा है कपड़े, इस पर भी। कवक का मतलब होता है फफूंदी। अब आप खुद समझिए, फफूंदी जो लग जाती है वो कहाँ कहाँ, रोटी में भी लग जाती है, ज़्यादा दिन रखी रहेगी तो अचार में भी फफूंदी पड़ जाती है, सब लोग जानते हो, चमड़े में भी और कपड़े में भी, यानी चारों इसके पॉइंट सही हैं। अब हम लोग विकल्प देखते हैं। पहला लिखा है पहला, दूसरा और तीसरा, इसमें चौथा नहीं दिया गया तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ केवल पहला दूसरा, ये भी गलत। फिर लिखा है पहला तीसरा, ये भी गलत। और फिर लिखा है पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। यानी जो कवक होता है आपका वो रोटी, अचार, चमड़ा, कपड़े सब पर उग सकता है। आई होप आप पॉइंट को अच्छे से समझ गए होंगे। यदि वीडियो आपने नहीं लाइक किया तो फटाफट से लाइक ज़रूर कर दीजिए। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। तीसरा क्वेश्चन लिखा है मानव शरीर का सामान्य तापमान फिर ब्लैंक दिया होता है। यानी जो मनुष्य का शरीर है उसका सामान्य तापमान कितना है होता है। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, पहला ऑप्शन लिखा है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर लिखा है 32 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर लिखा है 31 डिग्री सेंटीग्रेड और फिर 34 डिग्री। तो आपका आंसर सही हो जाएगा ए 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखो, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान पूछा गया और ये दिया गया डिग्री सेंटीग्रेड में। अगर आपसे फ़ारेनहाइट में पूछे तब आप क्या जवाब दोगे? क्योंकि जो आपके ताप के मात्रक हैं, ध्यान से समझिए बात को, ताप के मात्रक होते हैं पूरे 5। कितने होते हैं? 5। 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, एक होता है केल्विन, एक होता है रैंकिन, एक होता है र्यूमर। तो 5 पूरे तापमान के मात्रक होते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन, र्यूमन, रैंकिन। ठीक, अब आप ये समझिए, आपसे यहाँ तो ऑप्शन में डिग्री सेंटीग्रेड में दिया है, बाई चांस डिग्री फ़ारेनहाइट में पूछ दे या केल्विन में पूछ दे तो उसके लिए देखो ध्यान से, एक फार्मूला होता है C/5 इक्वल F माइनस 32/9 बराबर K माइनस 273/5। ठीक, ये फार्मूला होता है, होते और भी हैं लेकिन वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं, आप इन 3 को अच्छे से समझिए। यानी अगर आपको किसी भी वस्तु का या मनुष्य का किसी का भी आपको अगर टेम्परेचर निकालना है, जैसे C/5 F माइनस 32/9 K माइनस 273/5, यानी डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन, तो इस हिसाब से आप निकाल सकते हो। जैसे मनुष्य के शरीर का जो तापमान है कितना दिया गया, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आपसे पूछ दिया जाए कि यही आप फ़ारेनहाइट में बताइए कि मनुष्य का टेम्परेचर शरीर का कितना होता है। अब देखो, ऐसा हल करने के लिए तो आप ये तो जानते हो, मानव शरीर का सामान्य तापमान जो डिग्री सेंटीग्रेड में होता है कितना होता है? 37। तो आप इस सी की जगह पर यहाँ पर आप 37 रख दीजिए और इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। जो भी मान आएगा वो होगा फ़ारेनहाइट में। आता कितना है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट।
ये भी आप बात रखो कि जो डॉक्टर होते हैं जब हम लोग अपना बुखार का टेम्परेचर चेक कराने जाते हैं तो वो जो थर्मामीटर होता है वो मापता है आपका किसमें, फ़ारेनहाइट में। बहुत से लोग ये गलती कहते हैं, पूछते हो कितना बुखार, तो कहते हैं 101 डिग्री सेंटीग्रेड। सोचो आप 101 डिग्री सेंटीग्रेड में मर जाएगा व्यक्ति, नॉर्मल 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो वो होता है आपका फ़ारेनहाइट में। मात्रक पर विशेष ध्यान। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं 101 बुखार था, तो ये तो चल सकता है 101 या 101 डिग्री फ़ारेनहाइट, लेकिन अगर किसी ने सेंटीग्रेड बोल दिया तो समझ लो काम गलत। 100 डिग्री में जल उबलने लगता है, आपका खौलने लगता है, 101 में आदमी मर जाएगा। समझ गए बात को। अब देखो, अगर इसको हम सॉल्व करना चाहें, ध्यान से समझो। जैसे हमने आपसे कहा ये C बटे, कलर चेंज कर लेते हैं, अच्छे से समझो, C/5 इक्वल F माइनस 32/9। अब हमने आपसे कहा 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसका फ़ारेनहाइट में मान क्या होगा, तो C की जगह कितना रख दीजिए आप, 37/5 इक्वल ये हो जाएगा F माइनस 32/9। ठीक, आप नोटबुक में साथ से नोट कीजिए, या जब हम पूरा सॉल्व करते तो आप नोटबुक में इसी प्रकार की इसकी कैलकुलेशन जरूर कर लीजिए। अब होगा क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे, तो जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे 9 को गुणा 37 में कराओगे तो 9 × 7 63 हो जाएगा, 3 हासिल 6 हो जाएगा, फिर 9 × 3 27, 27 और 6 कितना होता है 33, तो यहाँ 333 आ जाएगा। ठीक, अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो उधर हो जाएगा 5F माइनस 32 का गुणा 5 में करोगे तो 5 × 2 10 यानी 0 हासिल 1 हो जाएगा, 5 × 3 15 और 1 हासिल का 16, यानी आ गया 333 इक्वल 5F माइनस 160। अब इसको यहाँ पर समझ लीजिए थोड़ा सा। अब जब आप 160 इधर लाओगे तो 333 प्लस 160 हो जाएगा, और इक्वल में क्या है 5F। अब 333 और 160 को जोड़िए तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 493 इक्वल 5F। आप इतने में ही समझने का प्रयास कीजिए। ठीक, तो ये कितना हो गया, इक्वेशन आपकी आ गई, यहाँ पर ध्यान से समझ लीजिए। आपका आ गया 5F इक्वल 493। अब F 5 का आप इसमें भाग दीजिए, तो जब काटोगे तो F इक्वल इधर साइड में देख लीजिए कितना हो जाएगा, 5 से काटोगे तो हो जाएगा 45, कितना बचा 4 43 हो गया, 5 8 40, 3 बचा 30 हो गया, और 6 5 6 30। समझ गए ना बात को। कहने का मतलब जब आपने 5 से 493 को काटा तो 98.6, अब ये आ गया डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो मनुष्य के शरीर का जो साधारण ताप होता है वो होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और जब भी बुखार होता है हम लोगों को तो इसी में टेम्परेचर आगे बढ़ता है, यानी फ़ारेनहाइट में। तो ये है इसकी कैलकुलेशन। अब किसी के अभी आपसे पूछे, लेकिन यहाँ पर पूछा गया था कि सामान्य ताप डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होता है, तो आपका हो जाएगा 37। आई होप आप बात को अच्छे से समझ गए होंगे। वैसे ही अगर केल्विन में निकालना हो तो उसी फार्मूले का यूज करके आप आसानी से निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारी त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखने में सहायता करता है। कह रहा है कौन सा वो विटामिन है जो हमारी त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखने में सहायता करता है। पहला ऑप्शन लिखा है विटामिन C, फिर लिखा है विटामिन B, फिर लिखा है विटामिन A, विटामिन D। तो इसका ऑप्शन C सही हो जाएगा, यानी विटामिन A। जो विटामिन A होता है वो त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखने में सहायता प्रदान करता है। क्वेश्चन देखिए 5 नंबर लिखा है, जीव विज्ञान में फिर IVF शब्द का पूर्ण रूप क्या होगा। तो देखो समझ लो आप, बायोलॉजी में IVF का मतलब होता है इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन, F का मतलब होता है फर्टिलाइजेशन। अब आप ऑप्शन में सबसे पहले फर्टिलाइजेशन ढूंढिए, किसमें लिखा है, इसमें नहीं है, इसमें B में है, तो B इसका सही हो जाएगा। समझ गए बात को। देखो एक पॉइंट भी अगर आपको सही से याद है किसी भी क्वेश्चन का, जैसे जीव विज्ञान में कह रहा है IVF का शब्द पूर्ण रूप क्या है, तो IVF में जो F होता है वो होता है फर्टिलाइजेशन। ठीक, अब देखो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं है, ना तो C में ना तो D में, बाकी आपको नहीं भी पता है तब भी काम चल जाएगा। वैसे आप पूरा याद कर लीजिए कि जीव विज्ञान में IVF का होता है इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन। क्लियर बात, तो ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर लिखा हुआ है, पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे ब्लैंक कहते हैं, यह सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्तियों की सहायता करता है। फिर से पढ़ लीजिए, अच्छा क्वेश्चन और 10th स्टैंडर्ड का है एक तरह से। लिखा पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे कहते हैं, तो सब लोग जानते हो पत्तियों में जो हरा वर्णक होता है उसको हम लोग कहते हैं क्लोरोफिल। क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। देखिए ऑप्शन कहाँ पे दिया गया है, पहला ऑप्शन लिखा है कोशिका द्रव्य नहीं होगा, फिर लिखा है जैंथोफिल नहीं होगा, फिर लिखा है क्लोरोफिल। बिल्कुल सही, तो ऑप्शन C इसका सही हो जाएगा। फिर लिखा है क्लेडोफिल, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक, कुछ क्वेश्चन आपके 10th लेवल के हैं, बहुत आसानी से आप कर पाओगे। पत्तियों में हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, यह सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्तियों की सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर
लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत है। तो देखो विटामिन सी जो है आपकी, ये हमेशा खट्टी चीज़ों से ज़्यादा मिलता है। अब देखो नींबू, खीरा, आलू और गाय का दूध, इनमें आपको खट्टी चीज़ कौन सी दिख रही है, तो नींबू सही हो जाएगा। ठीक, जरूरी नहीं ऑप्शन में नींबू दे, कोई भी नींबू की जगह पर खट्टी चीज़ दे सकता है। तो आपको फोकस क्या करना है, जो विटामिन सी होता है वो खट्टी चीज़ों में ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 नंबर। लिखा है कोशिका के किस घटक में कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है। तो डीएनए कहाँ होता है, केंद्रक में। बाकी इसका 4 ऑप्शन जो है वो नेक्स्ट स्लाइड में दिए होंगे, वहाँ चेक करते हैं। फिलहाल में आप याद कर लीजिए क्या कि कोशिका के कह रहा किस घटक में कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है, तो वो होता है आपका केंद्रक में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन या इसके ऑप्शन क्या लिखा। पहला ऑप्शन लिखा है कोशिका द्रव, फिर लिखा केंद्रक, फिर लिखा कोशिका भित्ति, फिर कोशिका झिल्ली। तो उधर ही हमने बता दिया था क्या कि केंद्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर। लिखा हुआ है कौन सा पादप ऊतक मृदा से जल और खनिज पोषकों को तने और पत्तियों तक पहुंचाने के लिए उत्तरदायी है। पहला ऑप्शन लिखा है पायरेन्काइमा, फिर लिखा है कोलेनकाइमा, फिर लिखा है फ्लोएम, फिर लिखा है जाइलम। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी जाइलम। जाइलम का मुख्य कार्य क्या होता है, आपने कक्षा 10 में बायोलॉजी में पढ़ा होगा। कह रहे कौन सा पादप ऊतक मृदा से जल और खनिज पोषकों को तने और पत्तियों तक पहुँचाने के लिए उत्तरदायी, तो वो होता है जाइलम। जाइलम का काम होता है कि ऊतक मृदा से जल और खनिज पोषकों को तनों और पत्तियों तक पहुंचाने के काम आता है। कौन, जाइलम। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर। लिखा हुआ सर्वप्रथम कार्क की कोशिकाओं की खोज फिर खालिस्तान ने 1665 में की थी। तो कार्क की कोशिकाओं की खोज की थी आपने, किसने, रॉबर्ट हुक ने। देखते हैं इसके ऑप्शन। पहला लिखा एडवर्ड जेनर, गलत हो जाएगा। फिर लिखा रॉबर्ट हुक, बिल्कुल बात सही। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। यानी कह रहा है कार्क की कोशिकाओं की खोज किसने की थी, तो वो की थी रॉबर्ट हुक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर। लिखा हुआ फर्न किस पादप वर्ग का एक उदाहरण है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया, फर्न किस पादप वर्ग का एक उदाहरण है। पहले लिखा है ब्रायोफाइट, फिर लिखा है फाइनरोगैम, फिर लिखा है टेरिडोफाइट और फिर लिखा है थैलोफाइट। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी टेरिडोफाइट। कह रहा है फर्न किस पादप वर्ग का एक उदाहरण है, तो वो है टेरिडोफाइट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर। लिखा है कौन सा अम्ल आमाशय में प्रवेश करने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। क्या लिखा हुआ है, फिर से पढ़ लीजिए। कह रहा है ऐसा कौन सा अम्ल है जो आमाशय में प्रवेश करने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर देता है, तो वो होता है आपका HCl। ठीक, इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या हाइड्रोजन क्लोराइड भी बोलते हैं। चलिए देखते हैं ऑप्शन फिलहाल में। लिखा है नाइट्रिक अम्ल, नहीं होगा। फिर लिखा बोरिक अम्ल, ये भी नहीं होगा। फिर लिखा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बिल्कुल सही है, हिंदी में लिख दिया गया है। और यूरिक अम्ल नहीं होगा। कहने का मतलब हमने यहाँ पर आपको केमिस्ट्री की लैंग्वेज में लिख दिया, यानी इसका फार्मूला लिख दिया क्या, HCl, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या हाइड्रोजन क्लोराइड। यह एक ऐसा अम्ल होता है जो आमाशय में प्रवेश करने वाले जीवाणु हो तो उनको मार देता है या नष्ट कर देता है। ठीक, इसी को यहाँ पर हिंदी में लिख दिया, उससे कंफ्यूज नहीं होना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर। लिखा है बैलेनोग्लोसस प्राणी जगत में निम्नलिखित में से किस संघ से संबंधित है। यानी बैलेनोग्लोसस है प्राणी जगत में निम्नलिखित में कह रहा है किस संघ से संबंधित है। देखते हैं इसके ऑप्शन। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है हेमिकार्डेटा, फिर लिखा है एकाइनोडर्मेटा, फिर लिखा है मोलस्का और फिर लिखा है आर्थ्रोपोडा। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हेमिकार्डेटा। फिर से समझ लीजिए, यानी फिर से समझ लीजिए, बैलेनोग्लोसस प्राणी जगत के निम्नलिखित में कह रहा किस संघ से संबंधित है, तो वो हेमिकार्डेटा संघ से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर। लिखा हरे एवं कोमल तने वाले पौधे फिर ब्लैंक दिया कहलाते हैं। यानी हरे एवं कोमल तने वाले पौधे क्या कहलाते हैं। पहला लिखा है वृक्ष, फिर लिखा है झाड़ियाँ, फिर लिखा है शाक और फिर लिखा है आच्छादन। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, उनको कहा जाता है शाक। क्या कहा जाता है, शाक। यानी हरे एवं कोमल तने वाले पौधों को शाक कहते हैं या शाक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर। लिखा हुआ दंत शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है। तो ध्यान से समझिए, दंत शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में किया जाता है N2O का प्रयोग। किसका प्रयोग किया जाता है, N2O, और इसका नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। पहला लिखा हीलियम, नहीं होगा। फिर लिखा नाइट्रस ऑक्साइड, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। और आगे लिखा आर्गन, नहीं होगा, रेडान नहीं। यानी दंत शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में N2O गैस और इसको हिंदी में बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। यानी MTS में आपके क्या किया गया है, गैसों का नाम, ठीक, या किसी अम्ल का नाम, जैसे ऊपर एक क्वेश्चन मिला था तो उसमें क्या किया गया, हिंदी में इनके नाम लिखे गए। बाकी आप फार्मूले भी ध्यान दीजिए, उनको भी अच्छे से पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर। लिखा जीवन की वह अवधि जब शरीर में प्रजनन परिपक्वता के लिए परिवर्तन होते हैं कहलाते हैं। ठीक, पहला लिखा किशोरावस्था, बिल्कुल सही, यही हो जाएगा। फिर क्लोनिंग, नवोदित
और परिपक्वता। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, यानी किशोरावस्था। कहने का मतलब कह रहा है जीवन की वह अवधि, यानी कौन सी वो अवस्था होती है जब शरीर में प्रजनन परिपक्वता के लिए परिवर्तन होते हैं, तो वो होती है किशोरावस्था, यानी जो हम लोगों की एज होती है, यानी 16-17 के बाद और 25 के पहले तक। ठीक, इस अवस्था को शरीर में प्रजनन परिपक्वता के लिए परिवर्तन होते माना गया। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा क्या, किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 नंबर लिखा हुआ है, वे जीव जो पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं फिर खालिस्तान कहलाते हैं। पहला लिखा विषमपोषी, फिर लिखा स्वपोषी, फिर लिखा मृतजीवी, फिर लिखा प्रकाशपोषी। ध्यान से समझिए। देखो विषमपोषी पोष है। अब देखो क्लास 10th में आपने ढंग से पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा है तो फिर से समझ लीजिए, हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखो पोषण आपके दो प्रकार के होते हैं, स्वपोषी पोषण, विषमपोषी पोषण। यहाँ पर समझिए ध्यान से, जो आपका पोषण है वो कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। एक होता है स्वपोषी पोषण और एक होता है विषमपोषी पोषण। क्लियर। स्वपोषी पोषण वे पोषण होते हैं जो स्वयं भोजन बनाते हैं जैसे पेड़ पौधे, और विषमपोषी पोषण वो पोषण होते हैं जो स्वयं भोजन नहीं बनाते हैं, दूसरों पर निर्भर रहते हैं। अब अगर थोड़ा और डिटेल में जानना चाहें तो विषमपोषी पोषण फिर आपके 3 से 4 प्रकार के होते हैं। जैसे आपका यही आ जाएगा मृतजीवी, ठीक है ना, मृतजीवी पोषण होते हैं। ऐसे ही करके इनकी 4 वैरायटी, देखो इनको भी समझ लो ध्यान से। जो मृतजीवी पोषण होते हैं ये दूसरे शरीर में अंदर रहकर या शरीर के ऊपर रहकर बिना मारे उससे भोजन ग्रहण करते हैं। बात को समझो। जैसे हमारे बालों में जो जूं हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, जूं। अब देखा होगा जूं जिसके बालों में होते हैं तो उसके अंदर रहकर या शरीर पर रहकर बिना उसको मारे उससे भोजन प्राप्त करते हैं, यानी खून चूसते रहते हैं। जैसे आपने सुना होगा पानी में पाई जाती है जोंक, वो भी पैर में चिपक कर खून चूसती है, यानी जीव को बिना मारे उससे भोजन प्राप्त करती है। आई होप आप बात समझ गए होंगे। तो इसी प्रकार के विषम जीवी का मतलब होता है या विषम पोषी पोषण का मतलब ही होता है कि दूसरों पर निर्भर रहना। मनुष्य भी साग सब्जियों पर दूसरों पर निर्भर रहता है। कुछ जंगली जानवर ऐसे होते हैं जैसे शेर चीता दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। ठीक, ये उनको मार के खाते हैं। तो इस टाइप से कई वैरायटी। फिर जानते हो बायोलॉजी का कोई अंत नहीं है, डिटेल बढ़ती ही चली जाती। तो आप बेसिक समझ लीजिए। पोषण दो प्रकार के, स्वपोषी पोषण, विषमपोषी। स्वपोषी वो होते हैं जो स्वयं भोजन बनाते हैं जैसे पेड़ पौधे। विषमपोषी जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं। जो दूसरों पर निर्भर रहते कई वैरायटी हैं, एक मार कर खाने वाले, एक दूसरे के शरीर में रहकर रहने, एक बनाकर खाने वाले जैसे हम लोग मनुष्य। मृतजीवी समझा दिया, विषमपोषी, स्वपोषी। प्रकाशपोषी जो प्रकाश से भोजन प्राप्त करते हैं, जो प्रकाश की ऊर्जा से चलते हैं। आई होप आप पॉइंट अच्छे से समझ गए होंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि बायोलॉजी की क्लास आपको कैसी लगी। यदि अच्छी लगी तो इसको कंटिन्यू किया जाए कि कंटिन्यू ना किया जाए, या और क्वेश्चन इसी टाइप से करा जाए। जो भी जैसा भी आपको लगे तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, विषमपोषी, यानी वे जीव जो पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते विषमपोषी कहलाते हैं। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। लिखा हुआ निम्नलिखित में से क्या कोशिका के 3 मुख्य भागों में से एक नहीं है। फिर से पढ़ लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। लिखा है निम्नलिखित में से क्या कोशिका के 3 मुख्य भागों में से एक नहीं है। पहला लिखा है केंद्रक, फिर लिखा है कोशिका झिल्ली, ये तो दोनों होते हैं। रिक्तिका बिल्कुल सही, रिक्तिका नहीं होता है, और कोशिका द्रव ये भी होता है, यानी नहीं वाला पूछा गया। फिर से पढ़ लीजिए, कह रहा है निम्नलिखित में से क्या कोशिका के 3 मुख्य भागों में से एक नहीं है। तो कोशिका के जो मुख्य भाग होते हैं उसमें केंद्रक भी होता है, कोशिका झिल्ली भी होती है, कोशिका द्रव भी होता है, रिक्तिका नहीं होती। तो नहीं वाला पूछा गया, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर लिखा, कोशिकीय अंगक के किस घटक का मुख्य कार्य द्रव को संवेष्टित कर अंतर कोशिकीय लक्ष्य तक पहुंचाना या कोशिका के बाहर श्रवण करना है। पहले लिखा है गाल्जी का है, फिर लिखा है गुणसूत्र, फिर लिखा है हरित लवक, फिर लिखा है सूत्रकण का। तो इसका ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा, गाल्जी का है। यानी कह रहे कोशिकीय अंग के किस घटक का मुख्य कार्य द्रव को संवेष्टित कर अंतर कोशिकीय लक्ष्य तक पहुंचाना या कोशिका के बाहर श्रवण करना, तो उसको कहते हैं गाल्जी का। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 नंबर लिखा है केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के मध्य एक जेली के समान मौजूद पदार्थ को क्या कहते हैं। कह रहा है कि केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के मध्य एक जेली के समान मौजूद पदार्थ को क्या कहते हैं। जेली के समान एक पदार्थ मौजूद होता है उसको क्या कहते हैं। पहला लिखा प्लाज्मा, फिर लिखा कोशिका भित्ति, फिर लिखा कोशिका द्रव, फिर लिखा प्लाज्मा झिल्ली। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कोशिका द्रव। तो यहाँ तक हम लोग 20 क्वेश्चन कवर कर लिए। लिखा है मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा अंग निमोनिया रोग से सबसे अधिक प्रभावित होता है। यानी जो एक निमोनिया रोग होता है
कह रहा है मानव शरीर में इस निमोनिया रोग से कौन सा अंग सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। पहला लिखा है फेफड़ा, फिर लिखा है वृक्क, फिर लिखा है हृदय और फिर लिखा है मूत्राशय। ठीक, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी फेफड़ा। यानी जब कभी किसी मनुष्य को निमोनिया रोग हो जाता है तो इससे उसका सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला अंग है फेफड़ा। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 नंबर, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा थैलोफाइटा का एक उदाहरण नहीं है। पहला ऑप्शन लिखा है मर्चेंटिया, फिर लिखा है स्पाइरो गाइरा, फिर लिखा है कारा और फिर लिखा है क्लेडोफोरा। तो देखते हैं इसका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा थैलोफाइटा का एक उदाहरण नहीं है, नहीं वाला पूछा गया है। तो देखो थैलोफाइटा का उदाहरण आपका स्पाइरोगाइरा भी होता है, क्लेडोफोरा भी होता है और कारा भी होता है। तो मर्चेंटिया ही इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि आपसे नहीं वाला पूछा गया था, ध्यान दो जरा। यानी थैलोफाइटा का उदाहरण नहीं है तो वो हो जाएगा आपका मर्चेंटिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 नंबर, लिखा है कोशिका भित्ति का प्रमुख कार्य क्या होता है। ठीक, तो 10th में आपने पढ़ा होगा कि कोशिका भित्ति का कार्य क्या होता है। लिखा है यह कोशिका को आकार और दृढ़ता प्रदान करती है। बिल्कुल सही, पहली बात बिल्कुल सही लिखे, तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे लिखा यह सामग्री के भंडार संग्रह की तरह काम करती है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। फिर लिखा यह कार्बोहाइड्रेट के संश्लेषण में मदद करती है, ये भी नहीं होगा। ये कोशिका विभाजन के लिए उत्तरदायी होती है, ये भी नहीं होगा। ठीक, तो पहला पॉइंट इसका सही हो जाएगा, यानी यह कोशिका को आकार और दृढ़ता प्रदान करती है। कौन? कोशिका भित्ति। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप तैयार कर लीजिए, कई बार ये एसएससी के एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 नंबर, लिखा है भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके, फिर ब्लैंक दिया है, कहलाता है। यानी भ्रूण की वह अवस्था कौन सी है जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सकती है। पहला लिखा है युग्मनज, फिर लिखा है गर्भाशय, फिर लिखा है गर्भ और फिर लिखा है डिम्बोत्सर्जन। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी गर्भ। यानी भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके उसको गर्भ कहते हैं या गर्भ कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 नंबर, लिखा हुआ है पहले ही ब्लैंक दिया, फिर लिखा है ने जैव विकास की अवधारणा को अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में दिया। फिर से पढ़ लीजिए, पहले ही ब्लैंक दिया है, फिर कह रहा है ने जैव विकास की अवधारणा को अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में दिया। यानी जैव विकास की अवधारणा को द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में दिया वो कौन व्यक्ति थे। देखते हैं इसका ऑप्शन, पहला लिखा हुआ एडवर्ड जेनर, फिर लिखा है अरस्तु और फिर लिखा है चार्ल्स डार्विन और फिर लिखा है रॉबर्ट ब्राउन। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी चार्ल्स डार्विन। यानी चार्ल्स डार्विन की ही ये पुस्तक है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इन्होंने इस पुस्तक में जैव विकास की अवधारणा को प्रस्तुत किया, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 नंबर, लिखा है टमाटर में मुख्यतः कौन सा अम्ल पाया जाता है। पहला ऑप्शन लिखा है कार्बनिक अम्ल, फिर लिखा है ऑक्सैलिक अम्ल, फिर लिखा है टार्टरिक अम्ल, फिर लिखा है एसिटिक अम्ल। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी ऑक्सैलिक अम्ल। कह रहा है टमाटर में मुख्यतः कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टमाटर में आपका ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27 नंबर, 27 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आयरन के अवशोषण को प्रभावित करता है। फिर से पढ़ लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आयरन के अवशोषण को प्रभावित करता है। पहला लिखा है विटामिन डी, फिर लिखा है विटामिन के, फिर लिखा है विटामिन बी, फिर लिखा है विटामिन सी। तो इसका ऑप्शन विटामिन सी यानी ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आयरन के अवशोषण को प्रभावित करता है, तो आयरन के अवशोषण को विटामिन सी प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 नंबर, लिखा है स्टिएप्सिन एंजाइम जो वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है, फिर ब्लैंक लिखा से स्रावित होता है। यानी छोटी आंत से, बड़ी आंत से, अग्नाशय से, आमाशय से। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी अग्नाशय से। कहने का मतलब कह रहा है स्टिएप्सिन एंजाइम जो वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है वो अग्नाशय से स्रावित होता है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29 नंबर, पहले ब्लैंक लिखा है, फिर लिखा है प्रजातियां पौधों और जानवरों की वे प्रजातियां हैं जो विशेष रूप से किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाती हैं। फिर से पढ़ लीजिए, क्या लिखा हुआ है, लिखा है ब्लैंक, फिर प्रजातियां पौधों और जानवरों की वे प्रजातियां हैं जो विशेष रूप से किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाती हैं। पहला लिखा है धमकी दी गई, फिर लिखा है गंभीर रूप से लुप्तप्राय, फिर लिखा है लुप्तप्राय, फिर लिखा है स्थानिक। यानी वो कौन सी प्रजातियां हैं, तो उसका ऑप्शन हो जाएगा डी यानी स्थानिक। यानी स्थानिक प्रजातियां पौधों और जानवरों की वे प्रजातियां हैं
जो विशेष रूप से किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाती है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30 नंबर लिखा हुआ दंत क्षय को कम करने के लिए टूथपेस्ट में क्या मिलाया जाता है। दंत क्षय का मतलब होता है जो दांत गिर जाते हैं। यदि दांत किसी व्यक्ति के गिर रहे हैं या उस दंत क्षय को कम करना है तो टूथपेस्ट यानी जो मंजन होता है उसमें क्या मिलाया जाता है। पहला लिखा है लौह, फिर लिखा है कोबाल्ट, फिर लिखा है फ्लोराइड और फिर लिखा है मॉलिब्डेनम। तो उसमें क्या मिलाया जाता है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा यानी फ्लोराइड। यानी दंत क्षय को कम करने के लिए टूथपेस्ट में फ्लोराइड को मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31 नंबर लिखा हुआ है बेरी बेरी निम्नलिखित में से किसकी कमी से होता है। तो बेरी बेरी रोग कमी होता है विटामिन बी से। ठीक, किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है ये जरूर आपको तैयार करना है। तो विटामिन B1 की कमी हो जाएगी यदि किसी व्यक्ति के अंदर, तो उससे क्या होता है बेरी बेरी। विटामिन डी की कमी से क्या होता है, सूखा रोग होता है। ठीक है ना। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। कौन सा होता है, स्कर्वी। तो ये सब आप तैयार कर लीजिए। विटामिन B1 से बेरी बेरी, विटामिन डी से सूखा रोग, विटामिन सी से स्कर्वी और आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे। ठीक, आपको भी कुछ अपनी तरफ से चीज़ें तैयार करनी है और कमेंट बॉक्स में बताना है कि आयोडीन की कमी से क्या होता है या कौन सा रोग होता है। फिलहाल में इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा यानी B1 की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32 नंबर में लिखा है जनन की वह प्रक्रिया जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है, फिर ब्लैंक लिखा कहलाता है। पहला लिखा अलैंगिक जनन, फिर लिखा इन विट्रो निषेचन, फिर लिखा बाह्य निषेचन, फिर लिखा है लैंगिक जनन। तो देखो ध्यान से समझो, कह रहा है जनन की वह प्रक्रिया जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है, यानी एक ही जीव के द्वारा जीव उत्पन्न हो जाना या जनन हो जाना, तो उसको कहते हैं अलैंगिक जनन। ठीक है ना। यानी अलैंगिक जनन एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक ही जीव भाग लेता है और वह जनन प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33 नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी सभी जीवित जीवों के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। यानी सभी जीवित जीवों के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत कौन है। पहला लिखा है सूर्य, फिर लिखा है वायु, फिर लिखा है मिट्टी, फिर लिखा है पानी। तो सब लोगों को पता है बिना सूर्य के जीवन संभव नहीं है, बिना प्रकाश के जीवन संभव नहीं है। तो वायु और पानी के बिना भी नहीं, लेकिन इन ऑप्शनों के अनुसार अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सूर्य कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सभी जीवित जीवों के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। तो वो है आपका सिर्फ और सिर्फ सूर्य। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34 नंबर लिखा हुआ ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक पदार्थ केंद्रक झिल्ली के बिना होता है, फिर ब्लैंक लिखा कहलाती हैं। कह रहा है कि ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक पदार्थ केंद्रक झिल्ली के बिना होता है उनको क्या कहते हैं। पहला लिखा है गाल की कोशिकाएं, ये नहीं होगा। फिर लिखा है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, तो बिल्कुल सही ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। यानी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं कौन, ऐसी कोशिकाएं जिनमें केवल केंद्रक पदार्थ केंद्रक झिल्ली के बिना होता है, तो उनको हम लोग कहते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। बाकी ऑप्शन भी गलत हो जाएंगे। तो यहाँ तक होगा 34 क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर लिखा है वो फूल के अंतरतम भाग को, फिर ब्लैंक दिया, कहा जाता है। यानी फूल के अंतरतम भाग को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है, लिखा बादल नहीं होगा, पुंकेसर ये भी नहीं होगा, पंखुड़ियाँ ये भी नहीं होगा, स्त्री केसर बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा स्त्री केसर। यानी फूल के जो अंतरतम भाग होता है उस भाग को स्त्री केसर कहते हैं या कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 36 नंबर। अगला 36 नंबर लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सी पादप कोशिका की एक विशेषता होती है। पहला लिखा लवक अनुपस्थित होता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। कह रहे लवक अनुपस्थित होता है जबकि लवक उपस्थित होता है। उसमें लिखा हरित लवक अनुपस्थित होता है, ये भी उपस्थित होता है। फिर लिखा छोटी केंद्रीय रसधानी, ये भी गलत हो जाएगा। ये तो तीनों ऑप्शन गलत है। इसका मतलब इसका चौथा ऑप्शन सही होगा। मतलब समझो, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी पादप कोशिका की एक विशेषता है। 3 ऑप्शन इसमें। नेक्स्ट स्लाइड में इसका चौथा ऑप्शन होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, तो बिल्कुल बात सही है। तो इसका ऑप्शन डी ही सही हो जाएगा, यानी इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 37 नंबर लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु रोग नहीं है। क्या लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु रोग नहीं। पहला लिखा है महामारी, फिर लिखा है जलांतक, फिर लिखा है हैजा, फिर लिखा है मोतीजरा। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी जलांतक। यानी जलांतक जो होता है वो जीवाणु रोग नहीं है। क्वेश्चन देखिए 38 नंबर, पहले ही खालिस्तान दिया। फिर लिखा एक यूकैरियोटिक कोशिका के कोशिका द्रव का 2 संतति कोशिकाओं में विभाजन है। क्या लिखा हुआ एक यूकैरियोटिक कोशिका के कोशिका द्रव का 2 संतति कोशिकाओं में विभाजन है। पहला लिखा है उत्पत्ति, फिर लिखा है कैरियोकिनेसिस,
फिर लिखा है सेप्सिस और फिर लिखा है साइटोकाइनेसिस। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी साइटोकाइनेसिस। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 39 नंबर। लिखा हुआ है कि विभिन्न स्तरों पर विभिन्न प्रजातियों के ऊर्ध्वाधर वितरण फिर को कहते हैं, यानी विभिन्न स्तरों पर विभिन्न प्रजातियों के जो ऊर्ध्वाधर वितरण है उनको क्या कहते हैं। पहला लिखा है अपघटन, गलत हो जाएगा। फिर लिखा है जैववर्धन, ये भी गलत हो जाए। फिर लिखा है सह विकास, ये भी गलत हो जाए। फिर लिखा है स्तर विन्यास, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, यानी स्तर विन्यास। विभिन्न स्तरों पर, नाम यहीं से समझो आप, यहाँ स्तरों पर पूछा गया, यहाँ भी वर्ड क्या लिखा है स्तर, यानी विभिन्न स्तरों पर विभिन्न प्रजातियों के ऊर्ध्वाधर वितरण को स्तर विन्यास कहते हैं, स्तर विन्यास कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 40 नंबर। लिखा हुआ पौधों को वृद्धि के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है जिसकी आपूर्ति फिर ब्लैंक दिया द्वारा की जा सकती है, यानी पौधों को वृद्धि के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है जिसकी आपूर्ति किसके द्वारा होती है। लिखा है पहला ऑप्शन केवल मिट्टी और जल, केवल मिट्टी और वायु, मिट्टी जल और वायु। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, यानी पौधों की वृद्धि के लिए मिट्टी भी चाहिए, जल भी चाहिए और वायु भी चाहिए। तो यहाँ तक 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है 41 नंबर। लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सा संचारी रोगों का एक उदाहरण नहीं है। क्या लिखा है क्वेश्चन, कह रहा है कौन सा संचारी रोगों का उदाहरण नहीं है, नहीं वाला पूछा गया है। पहला लिखा है मधुमेह, फिर लिखा है चेचक, फिर लिखा है खांसी जुकाम, फिर लिखा है क्षय रोग। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी संचारी रोगों का उदाहरण मधुमेह नहीं है आपका। बाकी ये तीनों संचारी रोगों के उदाहरण है, चेचक भी है, क्षय रोग भी है, खांसी जुकाम। क्षय रोग को जिसको हम लोग कहते हैं टीबी, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन ए मधुमेह सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 42 नंबर। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। फिर से समझ लीजिए, गलत वाला कथन बताना है आपको। पहला लिखा है क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन से बने होते, तो पहला ऑप्शन तो सही है क्योंकि क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन से ही बने होते हैं। दूसरा लिखा जानवरों में कोशिका भित्ति मौजूद होती, ये गलत हो जाएगा, यानी इसके हिसाब से आपका ऑप्शन जो है वो बी सही हो जाएगा क्योंकि जानवरों में कह रहा है कोशिका भित्ति मौजूद होती है जबकि जानवरों में कोशिका भित्ति नहीं होती, और आपको गलत वाला ही बताना, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला पढ़ लेते। लिखा माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, तो ये भी पॉइंट सही लिखा। कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है। अब देखो यहाँ पर और कुछ पॉइंट समझिए आप। कभी कभार क्वेश्चन पूछता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का क्या कहा जाता है, तब उसका आपका आंसर हो जाएगा पावर हाउस, यानी जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है उसको कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। अगला लिखा कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा घुमा के कि कोशिका झिल्ली का दूसरा नाम बताइए, तब आपको बताना पड़ेगा कि कोशिका झिल्ली का दूसरा नाम होता है प्लाज्मा झिल्ली। और क्रोमोसोम किस किस चीज़ से मिलकर बने होते हैं, तो क्रोमोसोम आपका प्रोटीन और डीएनए से मिलकर बना होता है। तो इस क्वेश्चन में काफ़ी पॉइंट हमारे कवर हुए, लेकिन इसमें पूछा गया था गलत वाला और लिखा है जानवरों में कोशिका भित्ति मौजूद होती है, तो ये इसका ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 43 नंबर। लिखा है निम्नलिखित में से कौन से पुष्पी और बीज धारण करने वाले पौधे अर्थात फैन रोग हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से पुष्पी और बीज धारण करने वाले पौधे अर्थात फैन रोगैम हैं। देखते हैं ऑप्शन इसका। पहला लिखा हुआ है ब्रायोफाइटा, फिर लिखा है टेरिडोफाइटा, फिर लिखा है जिम्नोस्पर्म, फिर लिखा है थैलोफाइटा। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी जिम्नोस्पर्म। मतलब कहने का कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से पुष्पी और बीज धारण करने वाले पौधे अर्थात फैन रोगैम होते हैं, यानी कौन से पुष्पी और बीज धारण करने वाले पौधे होते हैं, वो होते हैं आपके जिम्नोस्पर्म। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 44 नंबर। लिखा निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन देखने की क्षमता में एक अहम भूमिका निभाता है, यानी नीचे जो आपको 4 विटामिन दिए गए हैं ऑप्शन के रूप में, कह रहा है उसमें से कौन सा विटामिन है जो देखने में या देखने की क्षमता में अहम भूमिका निभाता है। पहला लिखा है विटामिन डी, फिर लिखा है विटामिन ए, फिर लिखा है विटामिन सी, फिर लिखा है B1। तो विटामिन ए इसका सही हो जाएगा, यानी आँखों के लिए या देखने की क्षमता में अहम भूमिका विटामिन ए निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 45 नंबर। लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी जगत के फाइलम मैमेलिया का एक उदाहरण है। पहला ऑप्शन लिखा चूहा, बिल्कुल सही, पहला ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यानी आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी जगत में फाइलम मैमेलिया का एक उदाहरण है, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका चूहा। नेक्स्ट 2 ऑप्शन आपके नेक्स्ट स्लाइड में दिए जाएंगे। यहाँ पर लिखा कबूतर, ये नहीं होगा, तो देखते हैं अगला ऑप्शन। अगला ऑप्शन लिखा मगरमच्छ नहीं होगा, मुर्गी है भी नहीं, यानी उसका ऑप्शन
ए सही होगा यानी चूहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है 46 नंबर, लिखा पत्तियों से पानी वाष्प के रूप में फिर ब्लैंक दिया नामक प्रक्रिया द्वारा निकलता है। यानी पत्तियों से पानी वाष्प के रूप में जो निकलता है ये कौन सी प्रक्रिया होती है? तो पहला ऑप्शन देखो दिया गया है लताएं, फिर लिखा है शिरा विन्यास, फिर लिखा है परिवहन और फिर लिखा है वाष्पोत्सर्जन। तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा यानी वाष्पोत्सर्जन। यानी पौधों से पत्तियों से पानी निकलना ये वाष्पोत्सर्जन के कारण होता है। नाम से ये समझो वाष्प का उत्सर्जन। इसका जब आप संधि विच्छेद करोगे तो ये निकल के आता है क्या? वाष्प का उत्सर्जन। ठीक है ना। वाष्प यानी पानी, पत्तियों से पानी वाष्प के रूप में जो बाहर निकलती है वो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। आप नाम से ही समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 47 नंबर, लिखा है पत्ती के चपटे हरे भाग को फिर ब्लैंक दिया कहते हैं। यानी जो पत्ती के चपटा हरा भाग होता है उसको क्या कहते हैं? पहला लिखा है मध्य सिरा, फिर लिखा है फलक, फिर लिखा है सिरा, फिर लिखा है पर्णवृंत। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा यानी फलक। कह रहा पत्ती के चपटे हरे भाग को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं फलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 48 नंबर, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति जगत में आवृत बीजियों का एक उदाहरण है? फिर से क्वेश्चन पढ़ लीजिए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति जगत में आवृत बीजियों का एक उदाहरण? पहला लिखा है फ्यूनेरिया, फिर लिखा है पाइनस, फिर लिखा है कारा और फिर क्या लिखा है? टमाटर। तो इसका ऑप्शन डी ही सही हो जाएगा यानी टमाटर। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति जगत में आवृत बीजियों का एक उदाहरण है? तो उसका उदाहरण है आपका टमाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 49 नंबर, लिखा है कोशिका विज्ञान फिर ब्लैंक का अध्ययन है। यानी कोशिका विज्ञान के अध्ययन, पहला लिखा है ऊतकों, फिर लिखा है वंशाणुओं, फिर लिखा है कोशिकाओं और फिर लिखा है हरित लघुओं। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा यानी कोशिकाओं। यानी कोशिका विज्ञान कोशिकाओं का अध्ययन है। आप नाम से ही समझो, कोशिका विज्ञान कह रहा है किसका अध्ययन है? तो कोशिका विज्ञान कोशिकाओं का ही अध्ययन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 50 नंबर, लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः ब्लड थिनर के नाम से जाना जाता है? यानी जो ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से किसको ब्लड थिनर के नाम से जाना जाता है? पहला लिखा हुआ है पिंडन निरोधक कारक, दूसरा लिखा है प्रतिजैविक, फिर लिखा है रोग प्रतिकारक, फिर लिखा है स्कंदन रोधी। तो इसका ऑप्शन डी ही सही हो जाएगा यानी स्कंदन रोधी। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः ब्लड थिनर के नाम से जाना जाता है? तो उसको कहते हैं स्कंदन रोधी। तो यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए पूरे 50 क्वेश्चन। वीडियो में यहाँ तक रुकने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये हुए हैं 50 क्वेश्चन, अभी 40 क्वेश्चन और बाकी हैं। तो वीडियो को पूरा देखना और कैसा लग रहा है वीडियो लेक्चर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हिम्मत से डटे रहिए, ये नहीं कि 10 20 50 क्वेश्चन देखे। या कुछ लोगों 50 क्वेश्चन देख लिए होंगे, अब ऐसा मन कर रहा होगा बाकी कल देख लेंगे, ठीक है ना। तो कल कभी होता नहीं, सब लोगों को पता है। कल पर कोई भी काम मत टालना। ये जो एक वर्ड होता है ना कल, ये बहुत ख़राब होता है। कल पर कोई भी काम नहीं टालना चाहिए। जो कल पर काम टालता है वो छूटा ही रहता है। कहावत भी कही गई, काल करे सो आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुर करेगो कब। ठीक, इस टाइप की हिंदी में कहावतें बनी हम लोगों को मोटिवेट करने के लिए। तो थोड़ी और मेहनत बची है, टिके रहिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 51 नंबर, लिखा है सोहम घेंगा रोग से पीड़ित किसकी कमी इसका सबसे आम कारण है? यानी जो सोहम घेंगा रोग होता है या उससे जो पीड़ित है, किसकी कमी इसका सबसे आम कारण है? किसकी कमी के कारण हो जाता है? पहला लिखा है आयरन की कमी, फिर लिखा है प्रोटीन की कमी, फिर लिखा है विटामिन ए की कमी, फिर लिखा है आयोडीन की कमी। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा यानी आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? घेंगा रोग या सोहम घेंगा भी इसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 52 नंबर, लिखा हुआ सजीवों का शरीर इस सूक्ष्म इकाइयों से बनता है जो फिर ब्लैंक दिखा कहलाती हैं। यानी सजीवों का शरीर किन सूक्ष्म इकाइयों से बनता है? यानी मेन आपका क्वेश्चन ये है। देखो क्या लिखा हुआ है, पहला लिखा है कलिकाएं, फिर लिखा है जीन, फिर लिखा है तारक केंद्र, फिर लिखा है कोशिकाएं। तो इसका ऑप्शन डी ही सही हो जाएगा यानी कोशिकाएं। सजीवों का जो शरीर होता है, कह रहा सूक्ष्म इकाइयों से बनता है जो कोशिकाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? कोशिकाएं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 53 नंबर, लिखा हुआ पेट की अम्लता को उदासीन करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्रति अम्ल के रूप में किया जाता है? फिर से समझ लीजिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। लिखा हुआ पेट की अम्लता को उदासीन करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्रति अम्ल के रूप में किया जाता है? पहला लिखा है मार्फिन, फिर लिखा है क्लोरीन, फिर लिखा है मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड, फिर लिखा है आयोडोफार्म। तो ऑप्शन इसका
सी सही हो जाएगा, यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। कह रहा पेट की अम्लता को उदासीन करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग प्रति अम्ल के रूप में किया जाता है? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग प्रति अम्ल के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप 54 नंबर लिखा हुआ है पादप कोशिका में एक बड़ी केंद्रीय फिर खाली स्थान होती है, फिर लिखा जबकि जंतु कोशिका में अनेक छोटी छोटी फिर लिखा है ब्लैंक होती है। अब देखो पहला लिखा है कोशिका भित्ति, कहने का मतलब जो ऑप्शन है कह रहा है पादप कोशिका में एक बड़ी केंद्रीय, पहला ऑप्शन आप यहाँ पे सेट कीजिए और दूसरा वाला यहाँ पे सेट कीजिए। तो कोशिका भित्ति हैं तो दोनों गलत हो जाएंगे। देखो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पादप कोशिका में एक बड़ी केंद्रीय उसको बोलते हैं रिक्तिका। क्या बोलते हैं? यहाँ पर हम लिखे दे रहे हैं रिक्तिका, बाकी इसके दो ऑप्शन नेक्स्ट स्लाइड में होंगे। फिर लगा जबकि जंतु कोशिका में अनेक छोटी छोटी, और यहाँ पे आप लिखोगे रिक्तिकाएं। क्या लिखोगे? रिक्तिकाएं। हम बोल रहे हैं आप ऐसे लिख लीजिए, यहाँ पर साफ नहीं लिख पा रहा है, समझो। कह रहा पादप कोशिका में एक बड़ी केंद्रीय रिक्तिका होती है जबकि जंतु कोशिका में अनेक छोटी छोटी रिक्तिकाएं होती है। जबकि यहाँ पर दिया है ऊतक और ऊतक, तो ये दोनों ही ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में इसका देखते हैं ऑप्शन सी। अब देखो अगला ऑप्शन दिया कोशिका झिल्ली और कोशिका झिल्लियाँ, ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा रिक्तिका और रिक्तिकाएं। ऑप्शन डी इज करेक्ट, उधर ही बता दिया था हमने। ठीक, रिक्तिका पहली खाली जगह में भरा जाएगा और दूसरे में रिक्तिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप 55 नंबर लिखा है निम्न में से कौन सा विटामिन जल में विलय है? विटामिन डी लिखा है, विटामिन सी लिखा है, विटामिन ए और विटामिन ई। तो विटामिन सी ही आपका जल में विलय होता है, बाकी ये तीनों विटामिन आपके वसा में विलय होते हैं। किस में विलय होते हैं? वसा में। ध्यान से पढ़िए, यानी जो विटामिन सी है आपका ये जल में विलय होता है, बाकी विटामिन ए, डी, ई और एक और होता है आपका विटामिन के, ये सभी आपके वसा में विलय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 56 नंबर लिखा सूर्य का प्रकाश पर्याप्त मात्रा में न मिलने से किस विटामिन की कमी हो जाती है? फिर से समझ लीजिए, कह रहा है सूर्य का प्रकाश पर्याप्त मात्रा में न मिलने से किस विटामिन की कमी हो जाती है? पहला लिखा विटामिन सी, फिर लिखा है विटामिन डी, फिर लिखा विटामिन ई के और विटामिन ए। तो विटामिन डी आसान सा ऑप्शन है आपका। 6, 7, 8 में आपने पढ़ा होगा कि सूर्य की रोशनी से या सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी की प्राप्त होती है। वही क्वेश्चन को उल्टा पूछा गया कि सूर्य का प्रकाश पर्याप्त मात्रा में न मिलने से किस विटामिन की कमी होती है? तो वो होती है विटामिन ए की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 57 नंबर लिखा हुआ है निम्न लिखित में से कौन सा वनस्पति जगत लिवरवर्ट और मांस में विभाजित है? यानी कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति जगत लिवरवर्ट और मांस में विभाजित? पहला लिखा है स्पर्मेटोफाइटा, फिर लिखा है स्फिनोप्सिडा, फिर लिखा है टेरिडोफाइटा और फिर लिखा है ब्रायोफाइटा। तो इसका ऑप्शन डी ही सही हो जाएगा, यानी ब्रायोफाइटा। फिर से पढ़ लीजिए, क्वेश्चन लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति जगत लिवरवर्ट और मांस में विभाजित है? तो वो है आपका ब्रायोफाइटा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 58 नंबर लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सा या निम्नलिखित में से कौन कोशिकाओं की खोज करने वाला पहला जीव विज्ञानी था? यानी वो कौन सा जीव विज्ञानी था जिन्होंने कोशिकाओं की खोज की? पहला लिखा रॉबर्ट हुक, बिल्कुल सही, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी रॉबर्ट हुक ने ही कोशिकाओं की खोज की थी। फिर लिखा ग्रेगर मेंडल, फिर लिखा चार्ल्स डार्विन, फिर लिखा रासलिंग फ्रैंकलिन। तो ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे, यानी कोशिका की खोज किसने की थी? तो वो की थी रॉबर्ट हुक ने। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 59 नंबर, पहले ब्लैंक दिया, फिर लिखा के सदस्य सामान्यतः लाल शैवाल के होते हैं। यानी निम्नलिखित में जो आपको ऑप्शन दिया गया है किसके सदस्य सामान्यतः लाल शैवाल के होते हैं? पहले लिखा क्लोरोफाइसी, फिर लिखा है रोडोफाइसी, फिर लिखा है फियोफाइसी और फिर लिखा है पोएसी। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी रोडोफाइसी। यानी रोडोफाइसी के सदस्य सामान्यतः लाल शैवाल कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 60 नंबर लिखा है लड़कों में बढ़ता हुआ स्वर यंत्र गले के सामने की ओर सुस्पष्ट उभरे भाग के रूप में दिखाई देता है, जिसे ब्लैंक कहते हैं। समझ लो बात को। कह रहा है लड़कों में बढ़ता हुआ स्वर यंत्र गले के सामने की ओर सुस्पष्ट उभरे भाग के रूप में दिखाई देता है, जिसे खाली स्तन कहते हैं। पहला लिखा है कर्ण, फिर लिखा है एड्रिनेलिन, फिर लिखा है ग्रसिका, फिर लिखा है कंठमणि। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी उसको हम लोग कहते हैं कंठमणि। देखा होगा लड़कों में गले में आगे की तरफ थोड़ा ऊंचा ऊंचा सा निकला हुआ होता है, तो उसको कह रहा क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कंठमणि। और लड़कियों में ये
नहीं होता है। वही क्वेश्चन कह रहा है, लड़कों में बढ़ता हुआ स्वरयंत्र गले के सामने की ओर सुस्पष्ट उभरे भाग के रूप में दिखाई देता है, जिसे कहते हैं, उसको कहते हैं कंठमणि। तो यहाँ तक हम लोगों ने 60 क्वेश्चन कवर कर लिया। लिखा है क्वेश्चन, शैवाल के किस वर्ग को प्रायः भूरा शैवाल कहा जाता है। यानी शैवाल के किस वर्ग को, यानी वो कौन सा वर्ग है जिसको भूरा शैवाल कहा जाता है। पहला लिखा है क्लोरोफाइसी, फिर लिखा है क्राइसोफाइसी, फिर लिखा है फियोफाइसी और फिर लिखा है रोडोफाइसी। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, फियोफाइसी। यानी शैवाल के किस वर्ग को कह रहा है प्रायः भूरा शैवाल कहा जाता है, तो वो कहा जाता है फियोफाइसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 62 नंबर। लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज थायराइड हार्मोन के संश्लेषण के लिए अनिवार्य है। फिर से पढ़ लीजिए। लिखा हुआ, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज थायराइड हार्मोन के संश्लेषण के लिए अनिवार्य है। पहला लिखा है आयोडीन, फिर लिखा है सिलेनियम, फिर लिखा है क्रोमियम, फिर लिखा है आयरन। तो इसका ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा, यानी आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 63 नंबर। लिखा हुआ है, यकृत ग्रंथि, फिर ब्लैंक दिया, स्रावित करती है जो पित्ताशय नामक एक थैली में संग्रहित होने। तो यकृत के क्या स्रावित करता है, तो यकृत ग्रह आपका पित्तरस स्रावित करता है। देखते हैं ऑप्शन। पहला लिखा है श्लेष्मल, फिर लिखा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, फिर लिखा है एस्ट्रोजन, फिर लिखा है पित्तरस। बिल्कुल सही, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। कह रहा है यानी जो यकृत ग्रंथि है वो क्या स्रावित करता है, तो यकृत ग्रंथि आपकी पित्तरस स्रावित करती है। क्या स्रावित करती है, पित्तरस, और जो पित्ताशय नामक एक थैली में संग्रहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 64 नंबर। 64 नंबर लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा जरायुज जंतु का एक उदाहरण नहीं है। पहला लिखा है बिल्ली, फिर लिखा है पक्षी, फिर लिखा है गाय और फिर लिखा है कुत्ता। फिर से पढ़ लीजिए क्वेश्चन। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जरायुज जंतु का एक उदाहरण नहीं है, तो वो है आपका पक्षी। यानी जो पक्षी होते हैं आपके वो जरायुज जंतु का एक उदाहरण नहीं है। बाकी आपका बिल्ली, गाय और कुत्ता, ये तीनों जरायुज जंतु का एक उदाहरण है, पक्षी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 65 नंबर। लिखा है, कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ टैडपोल का वयस्क में रूपांतरण, फिर ब्लैंक दिया, कहलाता है। फिर से समझ लीजिए। लिखा हुआ है, कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ टैडपोल का वयस्क में रूपांतरण क्या कहलाता है। पहला लिखा है स्थानांतरण, फिर लिखा है उभार, फिर लिखा है कायांतरण, फिर लिखा है मुकरण। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कायांतरण। यानी कह रहे हैं कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ टैडपोल का वयस्क में रूपांतरण क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है आपका कायांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 66 नंबर। लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ फलों को उगाना है। पहला लिखा है आर्बोरिकल्चर, फिर लिखा है पोमीकल्चर और फिर लिखा है सेरीकल्चर और फिर लिखा है एपीकल्चर। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका पोमीकल्चर। यानी फलों को उगाना को क्या कहा जाता है, तो उसको कहते हैं पोमीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 67 नंबर। लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किसे पादप जगत में जल स्थलचर कहा जाता है। पहला लिखा है ब्रायोफाइट, फिर लिखा है अनावृत बीजी, फिर लिखा है थैलोफाइट, फिर लिखा है आवृत बीजी। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी ब्रायोफाइट। यानी कह रहा है निम्नलिखित में से किसे पादप जगत के जल स्थलचर कहा जाता है, तो जल स्थलचर ब्रायोफाइट को ही कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 68 नंबर। पहले ही ब्लैंक दिया, फिर लिखा है वे वाहिकाएं हैं जो रक्त को हृदय से दूर शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है। तो आप सब लोगों को पता है, इतना तो नॉर्मल जानकारी होनी चाहिए कि रक्त को हृदय से दूर के भागों में कौन ले जाता है, तो वो होती हैं आपकी धमनियाँ। देखते हैं ऑप्शन। पहला ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, प्लाज्मा गलत हो जाएगा, फिर लिखा है सिराएं गलत हो जाएगा, फिर लिखा है श्वास नली गलत हो जाएगा, फिर हो जाएगा धमनी। यानी जो धमनियाँ होती हैं, जो धमनी होती हैं, वो रक्त को हृदय से दूर शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप 69 नंबर। लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से क्या जीवन की संरचनात्मक और मौलिक इकाई है। कह रहा है जीवन की संरचनात्मक और मौलिक इकाई क्या है। यहाँ पर ध्यान दीजिए आप, संरचनात्मक और मौलिक इकाई क्या है। पहला लिखा है किण्वक, फिर लिखा है कोशिका, फिर लिखा है ऊतक, फिर लिखा है हार्मोन। तो इसका ऑप्शन भी सही हो जाएगा, यानी कोशिका। यानी जीवन की संरचनात्मक और मौलिक इकाई आपकी क्या है, वो है कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 70 नंबर। लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा संचारी रोगों का एक उदाहरण नहीं है। फिर से वही क्वेश्चन आ गया जो सबसे पहले पूछा गया था पिछले वीडियो लेक्चर में। कह रहा है संचारी रोगों का एक उदाहरण नहीं है। पहला लिखा है चेचक, फिर लिखा है खांसी जुकाम, फिर लिखा है मधुमेह और फिर लिखा है क्षय रोग। तो ये ऑप्शन 2 बार क्वेश्चन पूछा गया SSC MTS में, यानी 2 सेटों में आया है। कल के लेक्चर में भी हम लोगों ने यही क्वेश्चन पहले नंबर पे किया था और आज फिर वही क्वेश्चन आ गया, यानी निम्नलिखित में से कौन सा संचारी रोगों का एक उदाहरण नहीं है, तो वो है आपका मधुमेह, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 71 नंबर। लिखा हुआ, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है।
फिर से पढ़ लीजिए, गलत वाला कथन बताना। कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का एक बिजली घर है। फिर लिखा है कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है, तो ये तो दोनों सही और आपसे पूछा गया गलत वाला। कह रहा है जंतुओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है, बिल्कुल गलत, जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती और आपसे गलत वाला ही पूछा गया, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। फिर लिखा है क्रोमोसोम डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं, ये भी आपका पॉइंट सही है। अब यहाँ पर देखो कई सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं, फिर से पढ़ लीजिए। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, गलत वाला आपको बताना था, तो कह रहा जंतुओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है, गलत हो गया। अब आप जो पॉइंट सही लिखे उनको भी ध्यान दीजिए, कभी कभार सही पॉइंट से भी क्वेश्चन बन जाता है। जैसे लिखा है माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजली घर है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजली घर या पावर हाउस कहा जाता है, सही है पॉइंट। लिखा कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है, यानी कोशिका झिल्ली का दूसरा नाम क्या है, तो वो है प्लाज्मा झिल्ली। और फिर लिखा है क्रोमोसोम डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं, बिल्कुल बात सही है। ये भी क्वेश्चन बहुत फेवरेट है एसएससी का, पूछा जाता है कि क्रोमोसोम काहे काहे से मिलकर या किस किस चीज़ से मिलकर बने होते हैं, तो क्रोमोसोम आपका डीएनए तथा प्रोटीन से बने होते हैं। आई होप आप पॉइंट अच्छे से समझ गए होंगे। यदि वीडियो अभी भी नहीं लाइक किया तो आप जल्दी से लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 72 नंबर, लिखा पौधों को वृद्धि के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है जिसकी आपूर्ति फिर ब्लैंक दिया द्वारा की जा सकती है, यानी पौधों को वृद्धि के लिए क्या क्या आवश्यक है, वही चीज़ पूछा है। केवल मिट्टी और वायु, फिर लिखा है मिट्टी जल और वायु, फिर लिखा है केवल मिट्टी और फिर लिखा है केवल मिट्टी और जल। तो मिट्टी जल वायु तीनों चीज़ें ही आवश्यक है, तो ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। यानी पौधों की वृद्धि के लिए मिट्टी भी आवश्यक है, जल भी आवश्यक है और वायु भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 72 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 73 नंबर, लिखा हुआ है मछलियों के हृदय में फिर ब्लैंक दिया कच्छ होता है या होता है। कह रहा है मछलियों के हृदय में कितने कच्छ होते हैं या होता है। पहला लिखा है 4, फिर लिखा है 2, फिर लिखा है 3, फिर लिखा है 1, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी 2। अब देखो क्वेश्चन के ढंग से कभी कभार चीज़ें काफ़ी क्लियर हो जाती है। अब जैसे यहाँ पर हम कुछ पॉइंट समझाना चाहते हैं, लिखा है मछलियों के हृदय में, फिर लिखा है कच्छ होता है होते हैं। अब ये दोनों वर्ड क्यों लिखे गए, क्योंकि सोचो आप अगर यहाँ पे लिख देता कि मछलियों के हृदय में फिर ब्लैंक कच्छ होता है, तो होता है यानी सिंगुलर हो गया, तब आप दिमाग लगाते कि एक हो जाएगा। यदि वो लिखता होते हैं तो आप दिमाग लगा देते कि एक तो होएगा नहीं, क्योंकि होते हैं लिखा है प्लूरल, तो इस वजह से क्वेश्चन बनाने वाला भी बहुत दिमागदार होता है। समझ रहे हो ना हमारी बात को। हो सकता है अभी भी किसी को ये समझ में ना आया हो, नहीं आया तो समझ लीजिए आपका 2G चल रहा है, 4G नहीं चल रहा है। हमारे कहने का मतलब कि मछलियों के हृदय में ब्लैंक देकर लिखा है कच्छ होता है या होते हैं, तो यानी सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है, ताकि आप ये दिमाग ना लगा पाओ कि एक होगा या नहीं होगा। आई होप आप बात को आप समझ गए होंगे। तो इसका मछलियों के हृदय में आपके 2 कक्ष होते हैं, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप 74 नंबर, लिखा हुआ सही कथन का चयन करें। पहला लिखा है कोशिका के राइबोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया को झिल्ली अलग करती है। फिर लिखा है प्लाज्मा झिल्ली पदार्थ को आगमन की अनुमति नहीं देती है। फिर लिखा है कोशिका द्रव और नाभिक कोशिका झिल्ली, जिसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है, के भीतर संलग्न होते हैं, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। और अगला लिखा कोशिका के 2 प्रमुख घटक होते हैं, कोशिका द्रव और केंद्रक। आपसे पूछा गया कह रहा सही कथन का चयन करें, तो आपका सही कथन सी ही दिया गया है, बाकी आपको तीनों ऑप्शन गलत दिए गए। यानी पढ़ लीजिए कोशिका द्रव और नाभिक कोशिका झिल्ली, जिसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है, के भीतर संलग्न होते हैं, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप 75 नंबर, लिखा हुआ पहले ही खालिस्तान वे रक्त वाहिनियाँ हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को वापस हृदय में ले जाती हैं। अब समझो कार्बन डाइऑक्साइड को या कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को वापस हृदय में कौन ले जाता है, तो वो है आपकी सिराएं। पिछला क्वेश्चन था जिसका आंसर था धमनियां, जस्ट उसका अपोजिट है। पहला ऑप्शन लिखा धमनियां, फिर तंत्र कोशिकाएं, फिर लिखा सिराएं, फिर केशिकाएं, तो सिराएं होती है। ध्यान से समझिए आप, देखो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को वापस हृदय में सिराएं ले जाती हैं और हृदय से बाकी सभी अंगों में धमनियाँ ले जाती हैं। कन्फ्यूज नहीं होना है आपको, ढंग से तैयार कर लीजिए पॉइंट। हृदय में ले जाने वाली सिराएं, हृदय से ले जाने वाली धमनियाँ। आई होप आप पॉइंट समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 76 नंबर, लिखा है रक्त पट्टिकाणु को खाली स्थान के नाम से भी जाना जाता है। रक्त पट्टिका जिसको प्लेटलेट्स कहते हैं। अब गांव में तो बड़ी विडंबना होती है, ज़्यादातर लोगों कहते हैं उनके प्लेटें कम हो गई हैं, जबकि प्लेटें का कोई मतलब ही नहीं होता। कहते फलाने की इतनी प्लेटें कम हो गई हैं, प्लेटें कम हो गई, बुखार आ रहा था, ठीक है ना, जिसके उपचार के लिए कहा जाता है पपीता का रस पीजिए आप, बकरी का दूध, और बाकी डॉक्टर तो इलाज करते हैं। समझ गए ना। तो ये गांव में कुछ नियम अपनाए जाते हैं, तो उनका नाम होता है प्लेटलेट्स। प्लेटों का कोई मतलब नहीं होता, बहुत से लोग लेकिन गांव में प्लेटें बोलते हैं। उसी को हम लोग जीव विज्ञान की भाषा में कहते हैं रक्त पट्टिकाणु या प्लेटलेट्स। फिर कह रहा को फिर ब्लैंक दिया के नाम से भी जाना जाता है। उनको और किस नाम से जाना जाता है। पहला क्वेश्चन लिखा ल्यूकोसाइट, फिर लिखा है
एरिथ्रोसाइट्स, फिर लिखा है थ्रोम्बोसाइट और फिर लिखा है थ्रोम्ब्रिन। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी उसका दूसरा नाम थ्रोम्ब्रोसाइट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप 77 नंबर लिखा हुआ है, कौन सा रोग आहार में प्रोटीन की कमी से होता है। फिर से पढ़ लीजिए, कह रहा है कौन सा रोग आहार में प्रोटीन की कमी से होता है। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है पीलिया, फिर लिखा है स्कर्वी, फिर लिखा है सूखा रोग, फिर लिखा है क्वाशियोरकर। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी क्वाशियोरकर। फिर से पढ़ लीजिए, कह रहा है कौन सा रोग आहार में प्रोटीन की कमी से होता है। तो प्रोटीन की कमी से होने वाला आपका क्वाशियोरकर ही है। बाकी पीलिया, स्कर्वी, सूखा रोग ये प्रोटीन की कमी से नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 78 नंबर लिखा हुआ है, पादप कोशिका में फिर ब्लैंक दिया, मुख्य रूप से ऐसी कोशिकांग होते हैं जिनमें स्टार्च, तेल और प्रोटीन कणिकाओं जैसे पदार्थ जमा होते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एसएससी में बन चुका है। कह रहा है पादप कोशिका में फिर ब्लैंक दिया है, मुख्य रूप से ऐसे कोशिकांग होते हैं जिनमें स्टार्च, तेल और प्रोटीन कणिकाओं जैसे पदार्थ होते हैं। पहला लिखा अवर्ली लवक, तो पहला ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, यानी अवर्ली लवक पादप कोशिका में मुख्य रूप से ऐसे कोशिकांग होते हैं जिनमें स्टार्च, तेल और प्रोटीन होता है। ऑप्शन है इसका सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन लिखा वर्णक लवक, सूत्र कणिका, रिक्तका, तो ये तीनों आपके गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 79 नंबर लिखा हुआ है, खाली स्थान फूल का मादा जननांग है। तो फूल का मादा जननांग क्या होता है। पहला लिखा है तंतु, फिर लिखा है परागकोश, फिर लिखा है अंकुरण, फिर लिखा है स्त्री केसर। तो आप नाम से समझ लें, यहाँ भी स्त्री लिखा हुआ, यहाँ पर लिखा हुआ मादा। ठीक, आप इतने ही पॉइंट से आप समझ सकते हो कि फूल का मादा जनन अंग क्या है, तो वो होता है स्त्री केसर। आई होप आप ये 79 क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 80 नंबर लिखा हुआ, फालिक अम्ल का दूसरा नाम निम्नलिखित में से कौन सा है। यानी फालिक अम्ल का दूसरा नाम पूछा गया है। पहला लिखा है तेरोई लग्लूटेमिस अम्ल। क्या लिखा है, तेरोई लग्लूटेलिसम। तो ये पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, यानी फालिक अम्ल का दूसरा नाम तेरोई लग्लूटेमिक अम्ल ही होता है। फिर लिखा है एस्कॉर्बिक अम्ल, ये होता है विटामिन सी का नाम। फिर लिखा है ग्लाइको अम्ल और फिर लिखा है लैक्टिक अम्ल। ठीक, तो ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे, ऑप्शन है इसका सही हो जाएगा। 80 नंबर में देखो लिखा हुआ है, रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को फिर ब्लैंक दिया है कहा जाता है। ठीक, यानी जो रोग उत्पन्न करते हैं उनको क्या कहा जाता है। अब देखते हैं इसके ऑप्शन। पहला ऑप्शन दिया गया रोग जनक। अब देखो, रोग उत्पन्न करने वाले कह रहा सूक्ष्म जीवों को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन में पहला क्या दिया है, रोग जनक। तो सबसे पहले जो आपके ऑप्शन दिए गए इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, तभी आप समझ पाओगे कि रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को क्या कहा जाता है। तो जैसे लिखा है रोग जनक, तो रोग जनक का मतलब होता है ये एक ऐसे एजेंट होते हैं, थोड़ा ध्यान से समझना आप, ये एक ऐसे एजेंट होते हैं जो किसी मेजबान में रहते हैं और उस मेजबान में संक्रमण या बीमारियां पैदा करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। समझ गए ना बात को। मेजबान का मतलब आप मनुष्य मान सकते हो, समझ गए बात को। यानी ये एक ऐसे एजेंट होते हैं जो किसी मेजबान जैसे मनुष्य में संक्रमण या बीमारियां पैदा करने के लिए जिम्मेदार होते हैं, उनको कहते हैं रोगजनक। और वही आपसे क्वेश्चन किया गया कि रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को क्या कहा जाता है, तो उनको कहा जाता है रोगजनक, यानी पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखो दूसरा ऑप्शन क्या लिखा हुआ, रोग प्रतिकारक। तो इसका भी जानकारी होनी चाहिए कि रोग प्रतिकारक क्या होता है। तो रोग प्रतिकारक का मतलब होता है ये संक्रमण में जो है ना शरीर की रक्षा करते हैं, यानी रोग को फैलने नहीं देते हैं। लेकिन फिलहाल में इस क्वेश्चन का आंसर आपका ए सही हो जाएगा, यानी रोगजनक। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, अगला ऑप्शन लिखा अपघटक। तो अपघटक का मतलब क्या होता है, अपघटक ऐसे जीव होते हैं जो मृत या सड़ते हुए जीवों को विघटित करते हैं। समझ गए ना बात को। अपघटक का मतलब हो जाता है मरे हुए या सड़े हुए जीवों का विघटन करते हैं। और अगला लिखा है विषाक्त पदार्थ। बहुत ही आसान है। तो विषाक्त पदार्थ क्या होता है, ऐसे पदार्थ या ऐसे पदार्थ होते हैं जो मनुष्य और पर्यावरण में हानिकारक प्रभाव उत्पन्न करते हैं, मनुष्य में भी और पर्यावरण में भी। तो ये थे इसके 4 ऑप्शन, लेकिन इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा जिसका नाम था रोगजनक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 82 नंबर में लिखा हुआ, निम्नलिखित में से कौन सा पादप जगत द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री में विभक्त होता है। तो द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री में कौन विभक्त होता है। पहला लिखा है जिम्नोस्पर्म यानी अनावृत बीज, ये नहीं होगा। फिर लिखा है ब्रायोफाइट, ये भी नहीं होगा। लिखा है एंजियोस्पर्म, बिल्कुल सही। यानी जो आवृत बीजी होते हैं वही द्विबीजपत्री या एक बीजपत्री में विभक्त हो सकते हैं। इसका ऑप्शन से हो जाएगा। अगला लिखा है टेरिडोफाइट, ये भी नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी एंजियोस्पर्म जिसको आवृत बीजी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 83 नंबर लिखा हुआ, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारी हड्डियों और दांतों के लिए
कैल्शियम का उपयोग करने में हमारी शरीर की सहायता करता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखो विटामिन से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर बनता है आपके कोई भी एसएससी का एग्जाम हो, 1 या 2 क्वेश्चन। अब लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारी हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता प्रदान करता है। पहला लिखा है विटामिन ए, फिर लिखा है विटामिन ई, फिर लिखा है विटामिन सी और फिर लिखा है विटामिन डी। तो कैल्शियम उत्पन्न करने के लिए विटामिन डी ही पर्याप्त होता है। अब देखो बाकी विटामिन के भी बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं जो क्वेश्चन लिखा है यही आ जाएगा। तो विटामिन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है। अब देखो जैसा क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारी हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता प्रदान करता है, तो वो विटामिन डी। अब देखो जैसे पहला लिखा है विटामिन ए, तो विटामिन ए क्या होता है? देखो विटामिन ए का नाम होता है रेटिनल। एक तो आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए क्या कि विटामिन ए का नाम क्या होता है? रेटिनल। कई बार एग्जाम में एसएससी के बन चुका है ये। तो विटामिन ए को रेटिनल के नाम से भी जाना जाता है। और इसके जो स्रोत हैं ये गाजर खाने से, मक्खन या दूध खाने से और मछली के यकृत का तेल, यानी जो लोग मछलियां खाते हैं जो मछली के यकृत का तेल होता है, ये सब हो जाएंगे विटामिन ए के स्रोत। यदि आप नोटबुक लिए हो और पेन लिए हो तो नोटबुक में नोट करते जाइए। हमने 1000 बार बोला आपसे कि जब भी पढ़ने बैठो नोटबुक ज़रूर लो। केवल कान में एयरबड्स एयरफोन लगाने से या केवल वीडियो देखने से चीज़ें थोड़ी देर टिकती हैं, लेकिन दोबारा रिवीजन करने के लिए, अच्छी तैयारी करने के लिए आपको नोटबुक बनानी पड़ेगी और हर एक पॉइंट लिखना पड़ेगा। अगर नहीं लिया है तो अभी आप नोटबुक ले लीजिए, पेन ले लीजिए, वीडियो को पॉज करके, और ये जितने भी पॉइंट हम बोल रहे हैं ज़रूर लिखिए, ज़रूर आपके एग्जाम में काम आएंगे। सबसे पहले विटामिन ए का नाम क्या होता है? तो उसका नाम क्या होता है? रेटिनल। और इसके स्रोत क्या है? मछली के यकृत का तेल, गाजर, मक्खन या दूध आदि। अगर ये मान लो इसकी कमी हो जाए शरीर में, विटामिन ए की कमी से रोग कौन से हो जाते हैं? तो एक रोग का नाम है आपका क्या? जिराफ थैलेमिया। इधर हम लिखे दे रहे हैं क्या? जिराफ थैलेमिया। ठीक, ये रोग हो जाता है अगर विटामिन ए की कमी हो जाए। इसका मतलब आँख के कॉर्निया का कठोरीकरण होता है। आँख में कॉर्निया जानते हो, सबसे पहले नेत्र के किस भाग पर प्रकाश पड़ता है? उसका आंसर होता है कॉर्निया। तो आँख की जो कॉर्निया होती है उसका कठोरीकरण हो जाता है, या इसकी कमी से रात्रि अंधता भी हो जाती है, यानी रात्रि में कम दिखाई देने लगता है। तो ये थे विटामिन ए के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। आप स्टार बना के नोटबुक में नोट कर लीजिए। उसकी कमी से जिराफ थैलेमिया होता है। इसका मतलब होता है आँख की जो कॉर्निया होता है वो कठोर हो जाती है, उसका कठोरीकरण हो जाता है, रात्रि अंधता भी हो जाती है। और इसके स्रोत क्या है? मछली के यकृत का तेल, गाजर, मक्खन, दूध आदि। आई होप आप पॉइंट अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखो दूसरा इसी में क्या लिखा है? विटामिन ई। इसको भी समझो। तो विटामिन ई का जो नाम होता है इसको कहते हैं टोकोफेरॉल। क्या कहते हैं? इधर हम लिखे दे रहे हैं टोकोफेरॉल। ठीक, विटामिन ए का नाम क्या होता है? टोकोफेरॉल। अच्छा, इसके स्रोत क्या हैं? स्रोत का मतलब क्या क्या खाने से हमें विटामिन ई मिल सकती है? तो वो होता है आपका सब्जियों का तेल, ठीक, गेहूं के अंकुर का तेल या सूरजमुखी का तेल, ये सब विटामिन ई के स्रोत है। अगर ये इसकी कमी हो जाए विटामिन ई की, तब क्या हो जाता है? तो खून की कमी हो जाती है। ठीक, क्या हो जाता है? खून की कमी, या इसको रक्त अल्पता बोलते हैं। अगर एक ही में आप लिखना चाहोगे तो क्या बोलते हैं? रक्त अल्पता। रक्त मतलब खून, अल्पता मतलब कमी, एक तरह से रक्त अल्पता। या फिर प्रजनन शक्ति का क्षय, प्रजनन शक्ति में भी कमी हो जाती है। किसकी कमी से? विटामिन ई की कमी से। तो ये आप स्टार बना बनाकर पॉइंट जरूर लिख लीजिए। अगला ऑप्शन लिखा है विटामिन सी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में ये भी बन चुका है। तो विटामिन सी का नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल या एस्कॉर्बिक एसिड। क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल और या एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक, ये तो हो गया नाम इसका। उसके बाद में सबसे पहले इसकी कमी से रोग कौन होता है? तो इसकी कमी से हो जाता है स्कर्वी रोग। कई बार आ चुका है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन सी सभी खट्टे पदार्थों से, खट्टे पदार्थ यानी खाने वाले पदार्थ सब से मिलता है, जैसे नींबू, संतरा हो गया, मौसम्मी हो गया, आंवला हो गया, ठीक, हरे पत्तेदार सब्जियां भी हो गई। तो ये सब विटामिन सी के स्रोत हैं। ये स्रोत भी लिख लीजिए, नाम भी लिख लीजिए, उसकी कमी से होने वाला रोग भी लिख लीजिए। इतने पॉइंट आपके विटामिन से रिलेटेड बन सकते हैं। और अगला तो इसका ऑप्शन ही सही था, कौन सा? विटामिन डी। तो विटामिन डी का नाम क्या होता है ये भी पूछा जा सकता है। तो इसको कहते हैं कैल्सीफेरॉल। क्या कहते हैं? कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। इसकी कमी से होने वाला रोग रिकेट्स नोम हो जाता है और अस्थि मृदुता हो जाती है। ठीक, यानी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, कहने का मतलब। और एक और बहुत ही फेमस है क्या? रिकेट्स। यानी विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो उसकी कमी से होता है रिकेट्स रोग। इसका स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश और मछलियों से भी मिल जाता है।
खास इसका स्रोत है सूर्य का प्रकाश, और मछलियाँ खाने से भी विटामिन डी प्राप्त होती है। तो ये थे विटामिन के बारे में कुछ विशेष डिटेल, आप नोटबुक में नोट करते रहो, और इसका ऑप्शन आपका विटामिन डी सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 84 नंबर, लिखा है सभी मनुष्यों की कोशिकाओं के केंद्रक में गुणसूत्रों के ब्लैंक दिया जोड़े होते हैं, यानी गुणसूत्र के जोड़े कितने होते हैं। वैसे तो गुणसूत्र 46 होते हैं, लेकिन अगर जोड़े में, जोड़े का मतलब होता है एक जोड़े में 2, तो 23 जोड़े हो जाएंगे। ठीक, हर टाइप से क्वेश्चन आपको पढ़ना है। कुछ लोग 46 याद किए होंगे, लेकिन ऑप्शन देखो 46 दिया नहीं गया, उसने पूछा कितने जोड़े होते हैं, तो जोड़े से पूछा गया तो 23 जोड़े। ठीक, वैसे काउंटिंग में पूछे तो 46 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 85 नंबर, लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सा एक जटिल स्थायी पादप ऊतक है। पहला लिखा पार्श्व विभाज्य ऊतक, फिर लिखा कालेनकाइमा, फिर लिखा जाइलम, फिर लिखा शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी जाइलम। ठीक, आसान सा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कह रहा कौन सा जटिल स्थायी पादप ऊतक है, तो जटिल स्थायी पादप ऊतक होता है आपका जाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 86 नंबर, लिखा हुआ बांझपन निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है, यानी बांझपन किस विटामिन की कमी से होता है। तो पहला ऑप्शन देखते क्या लिखा हुआ है, पहला ऑप्शन लिखा है विटामिन ई, बिल्कुल सही। अभी भी हमने बताया था आपको कि विटामिन ई की कमी से क्या होता है, प्रजनन शक्ति कम हो जाती है। प्रजनन शक्ति का मतलब एक तरह से हो गया बांझपन। अभी अभी आपको हमने कई सारे पॉइंट बताए, आप बताइए विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, जल्दी से बोलिए। अभी भी बताया था रिकेट्स और अस्थि मृदुता। विटामिन B1 की कमी से क्या होता है। ठीक, अब B1 के बारे में समझ लीजिए थोड़ा, क्योंकि उधर ऑप्शन में B1 नहीं दिया गया था। देखो विटामिन B1 जो होता है, इसका नाम होता है थायमिन। क्या होता है, थायमिन। सबसे पहले तो नाम आना चाहिए विटामिन B1। तो विटामिन B1 का नाम होता है थायमिन, और इसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है। कौन सा होता है, बेरी बेरी। ठीक, नोटबुक में नोट कर लीजिए आप, विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी, ऐसे याद रखो B1 बेरी बेरी, B1 बेरी बेरी, 15 से 20 बार बोलो, आपको एकदम रट जाएगा। B1 की कमी से बेरी बेरी। अच्छा, बेरी बेरी का मतलब क्या हुआ, तो कुछ लोग होता है क्या, रट तो लिए बेरी बेरी, अब इसका मतलब क्या होता है, तो बेरी बेरी का मतलब होता है भूख का कम लगना। ठीक, जिन लोगों को कम भूख लगती है समझ जाइए आप कि आपको बेरी बेरी रोग और किसकी कमी है, विटामिन B1 की। और दूसरा रोग होता है वृद्धि में कमी हो जाती है। ठीक है ना, यानी बढ़ोतरी नहीं होती। अब खुद समझो, भूख नहीं लगेगी, खाना नहीं खाओगे, खाना नहीं खाओगे तो शरीर में विकास नहीं होगा, यानी वृद्धि नहीं होगी। सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है ना, तो ये हो गया B1। अच्छा, B1 का स्रोत क्या होता है, तो ये होता है दूध खाइए आप, हरी सब्जियाँ खाइए, दाल खाइए, ये सब होते हैं स्रोत। कौन कौन से लिख लीजिए आप, दूध में, हरी सब्जियां और दाल। ठीक, ये सब खाने से विटामिन B1 की पूर्ति होती है। आई होप आप पॉइंट अच्छे से समझ गए होंगे। और अगला लिखा है विटामिन के, तो विटामिन के बारे में हम लोग अभी चर्चा कर ही चुके थे। विटामिन के का नाम क्या होता है, शायद उधर ऑप्शन में नहीं था ना, तो समझ लीजिए यहाँ पर विटामिन के का नाम होता है फिलोक्विनोन। क्या नाम होता है इसका, फिलोक्विनोन। ठीक, कोई कोई फाइलोक्विनोन बोलते हैं, दोनों ही नाम सही है, फिलोक्विनोन। और इसकी कमी से रोग होता है क्या, रक्त का थप्पा जमने के समय में वृद्धि। समझ, इसकी कमी से ये रोग होता है। और इसके स्रोत क्या है, हरी पत्तीदार सब्जियां। इसके स्रोत क्या है, हरी पत्तीदार सब्जियां। आई होप आप पॉइंट अच्छे से समझ रहे होंगे। विटामिन के को कहते हैं फिलोक्विनोन, स्रोत है हरी पत्तीदार सब्जियां, और रक्त का थक्का जमने के समय में वृद्धि हो जाती है, ये इसकी कमी से होने वाला रोग है। आई होप आप पॉइंट अच्छे से समझ गए होंगे। फिलहाल में कह रहा है बांझपन निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है, वो होता है विटामिन ई की कमी से, या प्रजनन शक्ति में भी कमी बोल देते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 87 नंबर में लिखा हुआ है कौन से कोशिका अंगक अंतः कोशिकी पाचन में सहायता करते हैं और कोशिका की आत्मघाती थैली के नाम से भी जाने जाते हैं। यानी आत्मघाती, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल गया आपको। आत्मघाती थैली के नाम से किसे जाना जाता है, तो वो होता है लाइसोसोम। देखिए ऑप्शन पहला लिखा है क्लोरोप्लास्ट, फिर लिखा है सेंट्रोसोम, फिर लिखा है लाइसोसोम। बिल्कुल सही, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, लाइसोसोम। फिर लिखा गाल्जी का है, तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। यानी पूछा गया कौन से कोशिका अंगक अंतः कोशिकी पाचन में सहायता करते हैं, तो वो आपके लाइसोसोम कह रहा है। कोशिका की आत्मघाती थैली के नाम से भी जाना जाता है, या नाम से जाना जाता है, तो इसको कहते हैं लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 88 नंबर, लिखा हुआ गलगंड निम्नलिखित में से किस ग्रंथि की एक बीमारी है। पहला लिखा अधिवृक्क ग्रंथि, फिर लिखा आग्नेयाशय, फिर लिखा थायराइड ग्रंथि, फिर लिखा पीयूष ग्रंथि। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी थायराइड ग्रंथि। कह रहा है गलगंड निम्नलिखित में से किस ग्रंथि की एक बीमारी है, तो ये थायराइड ग्रंथि की एक बीमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 89 नंबर, लिखा है घेंघे प्राणी जगत के किस संघ का उदाहरण है। पहला लिखा है एनेलिडा, फिर लिखा मोलस्का, फिर लिखा प्रोटोकार्डेट, और फिर लिखा आर्थ्रोपोडा। तो इसका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। एक बार और क्वेश्चन मिल चुका है, ये मोलस्का।
मोलस्का यानी घेंघे प्राणी जगत के किस संघ का उदाहरण है, तो हो जाएगा मोलस्का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 90 नंबर लिखा शैवाल के किस वर्ग को प्रायः हरा शैवाल कहा जाता है। पहला लिखा है डेस्मिड्स, फिर लिखा है फियोफाइसी, फिर लिखा है क्लोरोफाइसी और फिर लिखा है रोडोफाइसी। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा यानी क्लोरोफाइसी। यानी शैवाल के कह रहा है किस वर्ग को प्रायः हरा शैवाल कहा जाता है, तो हरा शैवाल कहा जाता है आपका क्लोरोफाइसी को। तो ये हो गया 90 क्वेश्चन कंप्लीट और इतने ही बायोलॉजी के 90 क्वेश्चन आपके SSC MTS 2022 में सबको मिलाकर बने थे। ठीक है ना। इस 2022 में जैसा कि आप लोग लिखा हुआ कि SSC MTS 2022 में ये बायोलॉजी के इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने थे 90 क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चन आप ढंग से तैयार कर लीजिए, इसकी नोटबुक बना लीजिए और ये 90 क्वेश्चन अगर ढंग से तैयार करोगे तो आने वाले एग्जाम SSC MTS 2022 में ज़रूर इससे क्वेश्चन फंसेंगे, ये हमारी उम्मीद है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का कलेक्शन है। ठीक, और जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं सब लोग समझते हो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। पूरे क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लीजिए। कैसा लगा वीडियो लेक्चर कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आपके शेयरिंग, कमेंट्स और लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। और एक बात, यदि आपने बाकी मैराथन क्लास नहीं देखी है, जैसे भारत तथा विश्व का भूगोल हो गया, हिस्ट्री के हो गए क्वेश्चन, फिजिक्स के हो गए, तो वो प्लेलिस्ट में जाकर आप मैराथन वाली प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ पर पूरी सीरीज बनी हुई है, 7 से 8 लेक्चर हो चुके हैं मैराथन क्लास के। कुछ वीडियो 1.5 घंटे के हैं, कुछ 2.5 घंटे के हैं। तो वीडियो को ये पूरा देखने के बाद अब आप प्लेलिस्ट में जाकर बाकी मैराथन क्लास देखिए, जो एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।